नमस्कार, स्वागत है आप सभी का साधना प्लस में। आपके साथ मैं हूं आदर्श तिवारी। आसमान से बरसी आफत और इसी आफत की वजह से 83 लोग काल के गाल में समा गए बिहार में। किस तरीके से ये आफत आई और इसने अपनी चपेट में लोगों को ले लिया, भारी तबाही हुई है। इस खास पेशकश में हम आपको दिखाएंगे कि कहां कहां नुकसान हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, कितने लोगों ने जान गंवाई है, चर्चा भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। बिहार में वज्रपात की चपेट में आने से 83 लोगों की मौत। वज्रपात की चपेट में आने से दर्जनों लोगों की हुई मौत। सबसे अधिक गोपालगंज में 14 लोगों की हुई मौत। मुजफ्फरपुर के महेशवाड़ा पंचायत में आकाशीय बिजली गिरने से लगी आग। आग में कई घर जलकर हुए खाक। पीड़ितों ने लगाई सरकार से न्याय की गुहार। आरजेडी से नाता तोड़ जेडीएम में शामिल नेता दिलीप कुमार के बदले बोल। दिलीप कुमार ने सीएम नीतीश कुमार के कामकाज की जमकर की तारीफ, तो वहीं आरजेडी को बताया डूबती हुई नाव। और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम को लेकर विरोध शुरू। खगड़िया में कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर लगाए नारे। बिहार में आज आई आसमानी आफत से मौत की बारिश हुई है। आज अब तक इस आकाशीय बिजली गिरने की वजह से 83 लोगों की इसमें मौत हो गई है और इसमें सबसे ज्यादा 14 मौतें गोपालगंज जिले से हुई है। आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि कहां कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है। गोपालगंज की बात करें तो 14 लोग इसमें अपनी जान गंवा चुके हैं। सिवान में इस वज्रपात ने 5 लोगों को चपेट में लिया। मधुबनी में 7 लोग इसके काल की जाल में समा गए। वहीं अगर बात मोतिहारी की जाए तो 2 लोगों पर यह आफत बनकर टूट पड़ी, जिनकी जान लेने पर उतारू हो गई। बेतिया में 2 लोगों ने अपनी जान इस वज्रपात के चलते गंवा दी है। किशनगंज में एक युवक इसकी चपेट में आया। वहीं सीतामढ़ी में भी एक मौत की खबर है। दरभंगा की बात करें तो यहां से भी एक मौत की खबर सामने आ रही है। शिवहर में भी एक व्यक्ति ने अपनी जान गंवा दी है। बांका में 4 मौतें हुई हैं। गोपालगंज में 14 मौत सबसे ज्यादा यही हुई है। और आज आकाशीय बिजली गिरने और आंधी तूफान से भारी तबाही हुई है। 23 जिलों में आकाशीय बिजली गिरने से ये मानवीय क्षति हुई है। अलग अलग जिलों के ये ग्राफिक्स के जरिए नंबर हम आपको बता रहे हैं कि कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है। गोपालगंज से आंकड़े 13 आ रहे हैं और साथ ही यह भी खबर है कि मधुबनी और नवादा से भी 8-8 लोग इस आकाशीय बिजली की चपेट में आने की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। बिहार में 8 जिले ऐसे हैं जहां पर कम से कम 5 मौत हुई है। ये जिले गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, सिवान, बांका, दरभंगा, भागलपुर और इसके अलावा मधुबनी और नवादा। ये अलग अलग इलाकों की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कहीं पर इस आकाशीय बिजली की वजह से मौत के चलते मातम पसरा हुआ है, तो कहीं पर तबाही का मंजर है, कहीं पर पुलिस प्रशासन की टीम मुस्तैद हो गई है। लेकिन इन सब के बीच आसमान से बरसी इस आफत ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। और हमारे साथ राजधानी पटना से संवाददाता अभिषेक कुमार फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। अभिषेक, आसमान से आई इस आफत ने राजधानी पटना में कितना कहर बरपाया है? जी, मैं बता दूं कि आसमान से आज मौत बरसा है। तकरीबन बिहार के 23 जिलों में 43 लोग की मौत हो चुकी है। इससे मुख्य रूप से आप देखें तो गोपालगंज में 13 लोगों की मौत हुई है। पूर्वी चंपारण में 5 लोगों की मौत हुई है। इसी तरह क्रमशः अगर देखते जाए तो सिवान में 6 लोगों की मौत हुई है। दरभंगा, कुल 23 जिलों में 43 लोग की मौत हुई है। और इसको लेके जो है पूरे बिहार में मातम छाया हुआ है। अभिषेक, मैं आपको अपडेट कर दूं कि अब ये मौत का आंकड़ा बढ़कर 83 पर पहुंच गया है। हाँ, 83 मैं बता रहा हूँ, मैं भी तो 83 ही बता रहा हूँ। 23 जिलों में 83 मौत हो चुकी है। तो इसमें आपको मैं बता देता हूँ क्रमशः आप देखेंगे भागलपुर में 5 मौतें हुई हैं, खगड़िया में 3 मौतें हुई हैं, मधुबनी में 8 मौतें हुई हैं, पश्चिमी चंपारण में 2 हुई है, समस्तीपुर में 1 मौत हुई है, शिवहर में 1 मौत हुई है। इस तरह क्रमशः 83 मौत हो चुकी है पूरे बिहार में। इसको लेके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिवार को 4-4 लाख रुपए देने का भी ऐलान किया है। जी, इस बीच मौसम विभाग की तरफ से अभिषेक क्या कहा जा रहा है? क्या आगे आने वाला वक्त भी इसी तरीके का गुजरेगा, भारी पड़ सकता है?
जी, मौसम विभाग ने भी आज अलर्ट जारी किया है। तकरीबन 10 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। उसमें मुख्य रूप से पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, शिवहर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सारण, मधुबनी, सुपौल, अररिया, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है मौसम विभाग की ओर से। और लोगों को भी निर्देश दिया गया है कि इस आने वाले 2-3 दिन तक वो खेतों में काम न करे, घर से बाहर न निकले, क्योंकि बारिश के दौरान ही आकाशीय बिजली जो है गिरती है और लोग समझ नहीं पाते हैं। जो खेत में किसान काम करने जाते हैं वो छुपने के लिए भी उन्हें जगह नहीं मिलता है और वो हादसे का शिकार हो जाते हैं। जी, लेकिन इन सब के बीच अभिषेक ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आसमान से ये आफत बरसी है, जिस तरीके का ये नजारा देखने को मिला है, 83 लोगों की मौत हो गई है, क्या इससे पहले याद आता है कि इस तरीके की इतनी बड़ी वज्रपात की घटना हुई हो, आकाशीय बिजली ने इतने भारी संख्या में लोगों को अपनी चपेट में लिया हो? क्योंकि हर साल तो वज्रपात आता ही है। जी, अभी ताजा जो मामला है आज से 2 महीने पहले का है, जब बिहार के छपरा जिले में आकाशीय बिजली गिरी थी और उस बिजली से तकरीबन 6 से 7 लोगों की मौत हुई थी। वो सभी किसान थे और वो खेत में अपने काम कर रहे थे। तभी अचानक वो बिजली जब गिरी तो छुपने के लिए एक झोपड़ी का सहारा लिए, उसी झोपड़ी पर बिजली गिर गई थी और 7 मजदूरों की मौत, जो किसान है उनकी मौत हो गई थी। उसके बाद से ये जो है अभी सबसे बड़ा आंकड़ा है जिसमें 83 लोगों की मौत हो चुकी है। शुक्रिया अभिषेक तमाम जानकारी देने के लिए आपका। लेकिन जिस तरीके से ये आकाशीय बिजली गिरी है, इसकी वजह से 83 लोगों की मौत इसमें हो गई है। कई लोग इसमें झुलस भी गए हैं। बताया जा रहा है कि 23 जिलों में बिजली गिरने से यह मानवीय क्षति हुई है। ये तस्वीरें देखें किस तरीके से एकाएक आकाशीय बिजली गिरती है और इसके चलते लोगों को समझ ही नहीं आता है कि एकाएक हुआ क्या। लेकिन इन सब के बीच 83 लोग इसमें जान गंवा देते हैं। भारी बारिश और तूफान के बीच आसमान से आई इस आफत ने कई जगह इसके चलते मातम पसर गया। कई लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। कई लोग ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये हुआ क्या। और अब हमारे साथ मधुबनी की तस्वीरें दिखाने के लिए हमारे संवाददाता आलोक कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आलोक, वहां से क्या ताजा जानकारी मिल रही है? जी मैं आदर्श जी, मैं आपको बता दूं कि ये मधुबनी जिला जो है, मैं यहाँ पे 7 लोगों की मौत हो गई है जो ये वज्रपात से हुई है। विभिन्न प्रखंडों में जैसे कि फुलपरास में एक ही परिवार के 3 लोग थे, जिसमें पिता, पुत्र और बहू तीनों की एक ये वज्रपात से मौत हो गई है। और यहाँ तक कि जो उसके परिवार में मात्र अब 2 ही लोग बचे हैं जो वो भी अनाथ ही हो गए हैं। और इसके बाद बता दूं आपको कि घोघाडीहा प्रखंड में 2 लोगों की मौत हुई है। पूरे जिले की बात कर ले तो 7 लोगों की मौत हो चुकी है। क्या आलोक, मधुबनी में राहत बचाव का कार्य जारी है? क्या एनडीआरएफ की टीम वहां पर तैनात कर दी गई है? जिला प्रशासन की तरफ से एहतियात के तौर पर किस तरीके के कदम अब उठाए जा रहे हैं? प्रशासन की तरफ से इस तरह का अभी कोई कदम नहीं उठाया गया है जिस तरह से देखने को मिले हैं। हाँ, लेकिन जो पुलिस प्रशासन है और उन लाश को अपने कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और आश्वासन दिया गया है कि जो आपदा से जो मदद मिलेगी उनको मदद किया जाएगा। तो जिनके यहाँ मृत्यु हुई है, जो मौत हुई है, उनके परिवार को। जी शुक्रिया आलोक तमाम जानकारी देने के लिए, मधुबनी का ताजा अपडेट बताने के लिए कि किस तरीके से इस आकाशीय बिजली की वजह से मधुबनी में कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई, वहां के मौजूदा हालात क्या हैं। लेकिन इन सब के बीच आलोक ने यह भी बताया कि जिला प्रशासन की तरफ से अभी मौके का मुआयना करने के लिए कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचा। हालांकि पुलिस की टीम जरूर पहुंची, जिसने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लेकिन बिहार में इस तरीके की आफत अगर कहें तो कोई नई बात भी नहीं है, क्योंकि हर साल ही बिहार के लोगों को बाढ़, भारी बारिश, तूफान, वज्रपात, इन सब चीजों की चुनौती को जूझना पड़ता है, झेलना पड़ता है। बावजूद इसके कई तरीके की परेशानियों का सामना करने के बावजूद भी सरकार कितनी संवेदनशील नजर आती है, यह भी हर साल पोल खुल जाती है। ऐसे में इस बार भी हमने देखा कि अभी भी जिस डैम के निर्माण कार्य का काम चल रहा था बिहार नेपाल सीमा पर, उसका निरीक्षण करने के लिए, उसका उद्घाटन करने के लिए खुद मुख्यमंत्री
नीतीश कुमार पहुंचे और हमारे साथ अब मशहूर पर्यावरणविद नीतीश प्रियदर्शी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। नीतीश जी, आसमान से ये आई आफत किस तरीके का कोहराम मचा सकती है आगे आने वाले दिनों में, और आखिर ऐसा क्यों होता है कि इसके काल के गाल में इतने लोग समा जाते हैं? आखिर ये पूरा प्रोसेस भी समझना चाहेंगे। देखिए, पिछले कुछ वर्षों से ये बिजली गिरने की जो घटनाएं हैं काफी तेजी से बढ़ी हैं। पहले भी बिजली गिरती थी, लेकिन इधर कुछ वर्षों से ये आपदा बहुत तेजी से बढ़ रहा है और भारत के बहुत सारे क्षेत्र इसके चपेट में है। बिहार में जैसा आज दुखद समाचार मिला, कितने सारे लोग मारे गए। तो इसका सबसे बड़ा कारण जो ये होता है कि लोगों में अभी भी जागरूकता की कमी है कि इससे कैसे बचा जाए। क्योंकि इससे ज्यादा बिजली आपकी अमेरिका में, सिंगापुर, हांगकांग में गिरती है, लेकिन वहां आप देखिए इतनी आपदा नहीं होती जितनी कि भारत और ये बिहार, झारखंड में होती है। उसका कारण है जागरूकता की कमी। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि अभी क्या हो रहा है कि जिस तरीके से धरती गर्म हो रही है, तो इस तरह के जो बादल हैं बिजली गिराने वाले, बहुत निचले स्तर पर तेजी से बन रहे हैं, जिसके चलते ये घटना जो है काफी तेजी से बढ़ा है। तो इसको समझना होगा कि पर्यावरण में असंतुलन भी हो रहा है। उसका भी एक कारण है कि इतनी जो है बिजली वो गिर रही है धरती है, और लोगों में जागरूकता की कमी है। जी बिल्कुल। नीतीश जी, किस तरीके का बदलाव लोगों को अपने दिनचर्या में लाना होगा? क्योंकि हम हर साल देखते हैं कि बिहार बाढ़ से, बिहार इस वज्रपात से, बिहार अलग अलग तरीके की चुनौतियों का सामना करना होता है। उसके बावजूद भी हर साल की परिस्थिति निकलकर जस की तस वही बनी रहती है। देखिए, बिहार के साथ एक दुखद ये है कि बिजली के साथ साथ, बाढ़ के साथ साथ अब बिजली भी एक आपदा बन के आ रही है। बाढ़ से तो लोग प्रभावित होते हैं, मरते भी हैं, बिजली से भी मरने लगे हैं। तो सबसे बड़ा कारण जो हमने कहा कि लोगों को अब जागरूक होना पड़ेगा और अपने को बचाना होगा। क्योंकि बिजली, जैसे आप भूकंप आता है, बाढ़ आता है, आपके ज्वालामुखी विस्फोट होता है, अभी महामारी फैला हुआ है, लोग मर रहे हैं, लेकिन बिजली गिरने से हर साल कई लोग मरते हैं। ये सबसे बड़ी आपदा। सरकार को इसको आपदा प्रबंधन में लाना होगा, एक इंपॉर्टेंट चैप्टर के रूप में। लोगों को पढ़ाना भी होगा स्कूल लेवल से बच्चों को, कैसे हम इस बिजली गिरने से हम बच सकें। क्योंकि देखिए, बिजली तो जब से पृथ्वी बनी है तब से जब बादल बन रहे हैं बिजली गिर रही है, लेकिन इतना नहीं गिरता था जितना कि अभी हम लोग देख रहे हैं। ये काफी जो है मृत्यु हो रही है लोगों को, और इसका सबसे बढ़िया उपाय है कि लोगों में जागरूकता कि कैसे इससे बचा जाए। बिल्कुल। और नीतीश जी, क्योंकि कोरोना वायरस महामारी का कहर भी जारी है, और इस बीच इस तरीके की जब परिस्थिति निकलकर सामने आती है तो लोगों को समझ ही नहीं आता है एकाएक ये हुआ क्या है। तो वहां पर किसी भी तरीके की पालन करने की हम उम्मीद भी नहीं करते हैं। हालांकि ये अपील जरूर करते हैं कि अगर जो भी चीज हो वहां पर कहीं ना कहीं इन चीजों का ध्यान रखा जाए। लेकिन पिछले अगर कुछ समय की बात की जाए तो हम ये भी देख रहे हैं नीतीश जी कि पर्यावरण डैमेज कंट्रोल में जुटा हुआ है। एनवायरमेंट पूरी तरीके से, जो नुकसान, जो प्रदूषण का स्तर, इन सब चीजों को लेकर अब पर्यावरण भी डैमेज कंट्रोल में जुट गया है। बिल्कुल आपने सही कहा है कि जिस तरीके से कोरोना में हम लोग लॉकडाउन में था, पर्यावरण खुश था, पशु पक्षी खुश थे। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि अभी जो हमारा पोल्यूशन जो था, एयर क्वालिटी इंडेक्स, जहां पहले हमारा बिहार में अगर बात करें बहुत सारे शहरों का 200-300 तक जाता था, वो घट के 100 के नीचे आ गया था। तो इसी में आप देख सकते हैं कि पर्यावरण अपने को कितना, जो हम लोगों ने जख्म दिया था उसको 300-400 सालों से, वो 2 महीने में ही अपने को ठीक कर रहा था। तो कहीं ना कहीं पर्यावरण जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, अपने को संतुलित कर रहा था, अपने को ठीक कर रहा है। और ये कब तक ठीक होगा नहीं कह सकते, क्योंकि लॉकडाउन अब खुलना शुरू हो गया, तो हो सकता है कि ये प्रदूषण फिर उसी लेवल पे आ जाए। बिल्कुल। नीतीश जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, एक छोटा सा ये जानना चाहूंगा कैसे लोग इससे बच सकते हैं, बहुत जल्दी में। जी देखिए, इससे बचने का एक ही उपाय है कि आप जहां जब तेज अगर बिजली चमक रही हो तो घर से बाहर ना निकलें। अगर आप वहां पर कहीं पर बिजली गिरी है तो उस जगह पर 30 मिनट के बाद भी गिर सकती है। ऐसा नहीं है कि आप तुरंत निकल जाइए। और जहां अगर आप खुले खेतों से बचिए, जहां पानी का क्षेत्र वहां बचिए, पेड़ों के नीचे मत जाइए, टीवी टावर के नीचे मत जाइए। गाड़ी अगर आप चला रहे हैं तो गाड़ी रोक दीजिए। ये सब सारे प्रक्रिया हम लोग कर सकते हैं। बहुत लंबा इसका प्रोसेस है। खेत वगैरह में नहीं जाना है, ऊंचे मकान के रहिए। अगर खुला जगह है, कहीं छुपने का जगह नहीं है, तो नीचे वाला स्थान देखकर आप झुक कर बैठ जाइए। उम्मीद करेंगे कि जो आपकी तरफ से ये कहा गया है, इन सब चीजों का लोग ध्यान भी रखें। नीतीश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ रुक रहे हैं यहां एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार बिहार की कई और बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे।
के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बिहार विधान परिषद के चुनाव के लिए आज नामांकन का अंतिम दिन है। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। विधान परिषद पहुंचे जेडीयू के 3 उम्मीदवार गुलाम गौस, भीष्म साहनी और डॉक्टर कुमुद वर्मा के साथ साथ बीजेपी के 2 कैंडिडेट्स संजय मयूख और सम्राट चौधरी भी नामांकन करने के लिए पहुंचे। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी के अलावा बिहार सरकार के मंत्री भी, साथ ही बिहार बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल भी मौजूद रहे। कोरोना संक्रमण को देखते हुए एक कर सभी उम्मीदवारों का नामांकन पत्र लिया गया। जेडीयू ने अपने कोटे से 3 उम्मीदवारों को उतारा है, जबकि बीजेपी कोटे से 2 उम्मीदवारों का परिषद जाना तय है। आरजेडी के 3 उम्मीदवार बुधवार को ही नामांकन कर चुके हैं। विश्वास किया है, मैं पार्टी को पूर्ण रूप से यह आश्वस्त करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को बिहार में पूरी मजबूती करने के लिए अपना खून तक लगाने का काम करूंगा। मंत्री और अपने अन्य दल के और मैं अपने दल के अन्य नेताओं के लिए भी एक कार्यकर्ता के हैसियत से मैं कोशिश करूंगा जनता के लिए और बिहार के विकास के लिए काम करूंगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री हमेशा कहा करते हैं कि किसी के भी कफन में जेब नहीं होती है। एक उर्दू का बहुत अच्छा शेर है, ये वजारतें ये रियासतें सभी है 4 दिन की चांदनी, हमें उस फकीर की शान दे कि जमाना जिसकी मिसाल। उधर आरजेडी के साइकिल रैली पर बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार ने कहा है कि लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने और विरोध प्रकट करने का अधिकार प्राप्त है, पर भ्रष्टाचार के राजकुमार तेजस्वी यादव इसकी पात्रता नहीं रखते, क्योंकि इनकी साइकिल के पहिए से भी भ्रष्टाचार की गंध आती है। की राजनीतिक नौटंकी, लग्जरी गाड़ियों का काफिला भी रहता है और साइकिल पर चढ़कर निकले हैं। माननीय नीतीश कुमार जी ने बिहार के 1 करोड़ 32 लाख से ज्यादा बच्चों को साइकिल दिया, और आप तो साइकिल यात्रा भी किसका धन लगा है। अरे यही साइकिल से अगर गोपालगंज चले जाते फुलबरिया और अपने भाई और परिजनों की जो संपत्ति आपने लिखवाई है आपके पिता ने, अगर वह यात्रा करते तो पाप भी धुल जाता। राजनीति में जो चेहरा दागदार है, दामन दागदार है, बचने वाले नहीं है। वहीं आरजेडी से नाता तोड़कर जेडीयू में शामिल होने वाले सीतामढ़ी के लोकल बॉडी से निर्वाचित विधान पार्षद दिलीप कुमार राय के अचानक सुर बदल गए हैं। कल तक लालू और तेजस्वी की महिमा मंडप करने वाले एमएलसी अब नीतीश सरकार का गुणगान करते नहीं थकते। एमएलसी दिलीप राय ने कहा है कि आरजेडी अब डूबती नैया है, जिसको बचाना अब संभव नहीं है। एमएलसी ने यह भी कहा है कि आरजेडी में नेताओं और कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं मिलता है और तेजस्वी यादव की ना तो कोई नीति है और ना ही कोई सिद्धांत है। और राष्ट्रीय जनता दल त्याग कर जनता दल का सदस्यता हम लोग माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के समझ ग्रहण किए। हम लोग राष्ट्रीय जनता दल में काफ़ी 5 गो एमएलसी उपेक्षित महसूस कर रहे थे, उनको मान सम्मान नहीं मिलता था, कोई कार्यक्रम होता था उनको नहीं पूछा जाता था, और वहाँ न कोई नीति है न सिद्धांत है। यही सब बात सुन के लेकर हम लोग राष्ट्रीय जनता दल को त्याग दिए। माननीय नीतीश कुमार का जो 15 साल का विकास था उससे काफ़ी लोगों का आस्था धीरे धीरे जुटने लगा, चाहे सड़क का मामला हो, चाहे बिजली का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, सब लोगों को आम जनता में काफ़ी खुशी है। आज बिजली देखिए कि क्या स्थिति रहती है, 23 से 24 घंटा बिजली पूरे बिहार में रहती है। आज लोग जनरेटर कितना लोग का बंद हो गया, इन्वर्टर कितना बंद हो गया। आज जो सड़क का स्थिति क्या देखिए, गाँव में गली गली में पक्की सड़क बन गया है, नाली बन गया है, अब लोगों को आने जाने में कोई कठिनाई नहीं हो। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर और आरजेडी पर एक साथ बड़ा सियासी हमला किया है। मोकामा में मीडिया से बात करते हुए बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर राम सागर सिंह ने आपातकाल की
और इंगित करते हुए, यानी इस ओर इशारा करते हुए, ध्यान आकर्षित करते हुए अलोकतांत्रिक सरकार जनता को असहनीय दर्द देती है, ये आरोप लगाया है। लेकिन लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकतांत्रिक सरकार जनहित में हर रोज नए फैसले लेकर लोगों के दिलों पर राज कर रही है। साथ ही कहा कि मोदी की इसी देश हित भावना से कांग्रेस और आरजेडी के आगामी चुनाव में दुर्गति सुनिश्चित है। वहीं तेजस्वी यादव और कांग्रेस नेता की चीख को अब जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है। आज मैं जिक्र करना चाहूंगा कि जब लोकतांत्रिक सरकार रहती है तो जनता के हित में डिसीजन लिए जाते हैं। कल के ही कैबिनेट के बैठक में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के हित में, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के हित में बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। ग्रामीण सहकारी बैंक और सहकारी बैंक दोनों अब आरबीआई के अंडर आ गए। बिहार में इन दिनों प्रशासन द्वारा बाढ़ नियंत्रण कार्यों में खासा ध्यान दिया जा रहा है। इसी बीच तटबंधियों की तैयारी को लेकर मुजफ्फरपुर के जिला अधिकारी ने कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उत्पन्न होने वाली समस्याओं को लेकर जनप्रतिनिधि की मौजूदगी में कटरा प्रखंड मुख्यालय में एक विशेष बैठक की गई। इस बैठक के दौरान डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने पदाधिकारियों को बाढ़ के दौरान सख्त निर्देश देते हुए कार्यों में लापरवाही नहीं बरतने की हिदायत दी। तैयारी जो यहाँ हुई थी कटरा प्रखंड में, आज हम लोग आए हैं उसकी समीक्षा करने के लिए, उसका निरीक्षण करने के लिए, और सभी माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ भी हम लोगों ने बैठक किया है। तो उसमें जो समस्याएं उठाई गई हैं कि तटबंध पर दबाव 2 जगह बताया गया है कि बहुत ज़्यादा है, धनौर में और बस अड्डा में। तो उसको हम लोग जल संसाधन विभाग के लोग थे, कार्यपालक अभियंता, वो लोग पूरा तैयारी करके रखें और उसका वो मरम्मती करेंगे और जिस समय दबाव रहेगा। उधर खगड़िया में आज बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर केंद्र की मोदी सरकार द्वारा देश के इतिहास में पहली बार पेट्रोल से ज्यादा डीजल के दामों में जबरदस्त बढ़ोतरी के खिलाफ खगड़िया जिला कांग्रेस पार्टी की ओर से कांग्रेस जिला अध्यक्ष कुमार भानु प्रताप उर्फ गुड्डू पासवान के नेतृत्व में जिला कांग्रेस कार्यालय खगड़िया में 1 घंटे का सांकेतिक धरना दिया गया। साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी का पुतला भी दहन किया गया। वहीं जिला अध्यक्ष गुड्डू पासवान ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा डीजल और पेट्रोल की लगातार दामों में वृद्धि किए जाने से जनता त्राहिमाम है। सरकार ने हद पार करते हुए पेट्रोल से भी ज्यादा कीमत पर डीजल को ला खड़ा किया है। इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था। और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार को आड़े हाथ लिया है। लगातार निशाना साधा जा रहा है, सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं, इतिहास याद दिलाया जा रहा है कि पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर कौन जिम्मेदार है। और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर झारखंड की क्या स्थिति है, राज्य में क्या चल रहा है, देश में भी पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों की वजह से लोग परेशान हैं। लेकिन इस बीच चर्चा करेंगे ब्रेक के उस पार झारखंड एक्सप्रेस में।